कृष्णा एजुकेशन मंत्रा में स्वागत है। मित्रों, मैं श्याम नारायण। मैं आज आपके समक्ष भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को लेकर के आया हूँ। हमारा भारतीय संविधान विश्व के अन्य संविधानों से अलग क्यों है, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, इसके कौन कौन से कारण हैं जो कि भारतीय संविधान को विशाल और विस्तृत बनाते हैं। तो मित्रों, आइए इस पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान की पहली विशेषता यह है कि यह लिखित संविधान है और यह लिखित संविधानों में सबसे विशाल और विस्तृत है। प्रश्न उठता है कि यह विस्तृत क्यों है। तो मित्रों, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय थी। बाद में विभिन्न संशोधनों के द्वारा मित्रों 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गईं। इस तरीके से मित्रों वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। मित्रों, इसी विशेषता के कारण इन्हीं विशेषता के कारण जेनिंग्स ने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत लिखित संविधान कहा। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता देखें तो यह लोकतंत्र या प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी गणराज्य की स्थापना करता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है और यह संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है। संसदीय प्रणाली में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका में ब्रिटेन में राजा है जबकि भारत में राष्ट्रपति है। और वास्तविक कार्यपालिका में नाम मात्र वास्तविक में क्या है, मंत्रिपरिषद है और इसमें राजा या राष्ट्रपति है। मित्रों, कार्यपालिका जो नाम मात्र की है ब्रिटेन में और भारत में, मात्र अंतर यह है कि वहाँ का नाम मात्र की कार्यपालिका प्रमुख राजा है जो जन्म पर आधारित है, जन्मजात है, जबकि भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता से तात्पर्य कि भारत के सभी नागरिक, चाहे वो यूपी, चाहे वह दक्षिण में केरल के हों, कश्मीर के हों या गुजरात राज्य के हों या पूर्व में मेघालय, अरुणाचल मेघालय या असम के हों। कहने का मतलब किसी भी राज्य का नागरिक, चाहे वो किसी भी राज्य से हो,
वह भारत का नागरिक होगा। भारत राज्य क्षेत्र में पैदा होने वाला हर कोई व्यक्ति वह भारत का नागरिक होगा और संविधान में दिए गए प्रावधानों के संबंध में उसके सारे अधिकार, सारे कर्तव्य उस पर लागू होंगे। मित्रों, भारतीय संविधान के विस्तृत होने का महत्वपूर्ण कारण भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक विस्तृत है, मूल अधिकारों का अध्याय या भाग 3 है, जो उसकी विस्तृत होने में अहम भूमिका निभाता है। मूल अधिकार व्यक्ति को प्राप्त वह अधिकार हैं जो कि राज्य द्वारा कभी कम या छीना नहीं जा सकता। यह राज्य द्वारा व्यक्ति को, संविधान द्वारा व्यक्ति को प्राप्त हैं, राज्य इन्हें कम नहीं कर सकता, यानी यह व्यक्ति के अनन्य अधिकार हैं। भारतीय संविधान के विस्तार का एक अन्य कारण नीति निर्देशक तत्व से संबंधित भाग 4 है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक विस्तृत है। यह नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, यह वाद योग्य नहीं है, क्योंकि यह राज्य की इच्छा पर डिपेंड है। इसमें महात्मा गांधी के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। यह लोक कल्याण की भावना पर आधारित है। यह राज्य को यह निर्देश देता है कि वह नीतियों का निर्धारण करते समय, विधियों के निर्माण के समय इन्हें अधिकतम रूप से देखने या इसे लागू करने का प्रयास करे। हम इसके संदर्भ में कोर्ट में वाद दायर नहीं कर सकते। इस प्रकार से देखें तो जहां मूल अधिकार व्यक्तियों के अधिकार हैं जो राज्य के विरुद्ध हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व राज्य को यह निर्देश देते हैं, यह राज्य के कर्तव्य को निर्धारित करते हैं कि वह इनके लागू करने में अहम भूमिका निभाए। तो वहीं व्यक्ति की कर्तव्यों का भी समावेश है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर 10 मूल कर्तव्यों का समावेश अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत भाग 4 क में वर्णित किया गया है। इसमें 86वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसमें 2003 के द्वारा मूल कर्तव्यों में 2003 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा से संबंधित, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता के द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराए जाने का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। इसके बाद आता है स्वतंत्र एवं वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान में स्वतंत्र और वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है, जिसमें व्यक्तियों को मत देने के अधिकार हैं और वह मत देने के अधिकार संविधान के प्रारंभ के समय 21 वर्ष निर्धारित किए गए थे, जिसे संविधान संशोधनों द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया। यानी मतदान की उम्र जो है प्रारंभ में 21 वर्ष, अब 18 वर्ष है। ठीक है, 18 वर्ष किया गया है। तो मित्रों, इस तरीके से वर्तमान में वयस्कता का जो मापदंड है, जिसकी उम्र है 18 साल, वह मत दे सकता है, वह राजनीतिक रूप से वयस्क माना जाएगा। इसमें पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य क्या है? पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य यह है कि भारतीय राज्य में
किसी पंथ या धर्म विशेष को महत्व न दे करके निरपेक्ष रखा गया है। राज्य सभी धर्मों के साथ समान जो है व्यवहार करेगा। किसी धर्म के साथ कोई विशेष अलग हट करके कोई व्यवहार नहीं करेगा। न्यायिक पुनरावलोकन का भी सिद्धांत दिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन वास्तव में देखा जाए तो क्या है, यह सबसे पहले मारमरी एंड मेडिसिन केस यह आया था अमेरिका में। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत दिया। न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य यह है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा या ऐसी कोई विधि बनाता है जिसमें व्यक्ति के अधिकारों या संविधान का उल्लंघन हो, तो उस न्यायपालिका उसका अवलोकन कर सकती है, उसको उस मात्रा तक शून्य घोषित कर सकती है या उसे उस मात्रा तक जहाँ तक वह व्यक्ति के अधिकारों का या संविधान का उल्लंघन करती है उसे विधिमान्य घोषित कर सकती है या उसे निरस्त कर सकती है। यही है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय खुद के द्वारा दिए गए निर्णय को भी पलट सकती है। तो मित्रों, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ पर आधारित है? अमेरिकी संविधान पर आधारित है, मारमरी एंड मेडिसिन केस में आधारित है। परंतु भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है, जिसमें या जिसके संबंध में अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 वर्णित हैं, वह यह कहते हैं कि राज्य व्यक्ति के अधिकारों को कम नहीं कर सकता, व्यक्ति के अधिकारों को छीन नहीं सकता। इस संदर्भ में यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत हाई कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 13 के साथ अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य ऐसी कोई नीतियां निर्धारित नहीं कर सकती जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को कम करती हों या छीनती हों। तो मित्रों, साथ ही साथ न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय यह भी देखता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो कि इस तरीके से व्यक्ति के अधिकारों की कटौती करे। न्यायालय अपने नीतियों को, अपने द्वारा दिए गए निर्णयों को भी पलट सकता है। न्यायिक स्वतंत्रता का प्रावधान। न्यायिक स्वतंत्रता क्या है? न्यायालय अपने कार्यों में, अपने न्यायिक प्रक्रिया में क्या है? स्वतंत्र है। भारत जैसे सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो भारत में जो शासन के अंग हैं, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर नहीं बल्कि डिवीज़न ऑफ पावर है। सभी अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में स्वतंत्र हैं। न्यायपालिका भी उसी भांति अपने जो क्षेत्र में स्वतंत्र है, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है। पंथ निरपेक्षता के तात्पर्य यह है कि भारत राज्य क्षेत्र का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा। नम्यता और अनम्यता। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत का संविधान न तो नम्य होगा, ना ही अनम्य होगा, ना ही यह कठोर है, ना ही लचीला है, अर्थात दोनों का यह मिश्रण है। इन्हीं विशेषताओं के कारण जेनिक्स ने इसे विस्तृत और लिखित इन्हीं विशेषताओं के कारण जेनिक्स ने भारत के संविधान को लिखित संविधानों में सबसे विस्तृत और लिखित संविधान कहा है। मित्रों, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में बहुत सारे जो मेंबर थे, उसमें अधिकांशतः वो विधि विशेषज्ञ और अधिवक्ता था, यानी वकीलों की संख्या अधिक होने के कारण भारतीय संविधान में बहुत सारे किंतु परंतु और इतने विस्तार दे दिए गए कि भारतीय संविधान विस्तृत हो गया। मित्रों, भारतीय संविधान ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है। तो हम देखते हैं अभी तक के जो निष्कर्ष आए हैं वह बहुत सारे दोष भी प्रकट करते हैं। भारतीय संविधान उससे अछूता नहीं है। भारतीय शासन प्रणाली के जो संसदीय प्रणाली के दोष हैं
वह यह हैं जो निम्न है। यहाँ बहुदलीय प्रणाली एक महत्वपूर्ण दोष है। बहुदलीय प्रणाली का मतलब होता है बहुत सारे दल मिलकर के जब सरकार बनाते हैं, तो यह बहुदलीय प्रणाली में जो बनी हुई विभिन्न दलों से सरकारें हैं, यह विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि राष्ट्र की एकता या अखंडता को खतरा पैदा होता है या सरकार के स्थायित्व को सदैव संकट बना रहता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रीय दलों का भी उदय होता है। क्षेत्रवाद उभरकर सामने आता है और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए, विभिन्न विचारधाराओं से आए हुए लोग जब राजनीतिक सहभागिता करते हैं तो वह किसी एक सिद्धांत या एक दल में न होकर के, एक विचार के न होने के कारण दल बदल की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वह अपने स्वार्थों के लिए बार्गेनिंग करते हैं, वह और दल बदल करते रहते हैं। इसलिए ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर देते हैं। इसका चौथा महत्वपूर्ण संसदीय प्रणाली का दोष यह है कि भारतीय संसदीय प्रणाली में जो मत देने की उम्र 18 वर्ष कर दी गई है, यह भी दोषपूर्ण है, क्योंकि 18 वर्ष का व्यक्ति उच्च या अपरिपक्व सोच का नहीं होता, यह अपरिपक्व सोच का होता है। इसलिए यह हमारे संसदीय प्रणाली के दोष हैं। राजनीतिक अपराधीकरण हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह न्यायालय द्वारा दोषी न हो, अपराधी घोषित न कर दिया गया हो। इस प्रकार से यह प्रभावशाली अपराधी व्यक्ति कहीं न कहीं वह राजनीति को प्रभावित करता है और प्रभुत्व और प्रभाव के बल पर चुनाव या लोकतंत्र को कमज़ोर करता है और उसमें वह अपनी सहभागिता देता है। धन और बल के दुरुपयोग का ये जीता जागता नमूना है। और हमारी संसदीय प्रणाली में यह जो है भूमिका निभाने के कारण यह राजनीति और अपराधी गठजोड़ का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में एकता और अनुशासन का अभाव। ये राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में एकता और अनुशासन का अभाव क्यों होता है? क्योंकि जब क्षेत्रीय दल उभर करके आते हैं, दल बदल करते हैं और वह आकर के राष्ट्रीय दलों में घुसते हैं, तो अपने निहित स्वार्थों के लिए वह इन्हें कमज़ोर कर देते हैं। इनमें अनुशासन का अभाव हो जाता है और राष्ट्रीय सोच को नुकसान पहुंचता है। इस तरह से मित्रों, यदि हम देखें तो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं थीं, उन्हीं विशेषताओं में यह दोष भी थे। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।